Okay, let's start class 10 maths 822 IA 2024 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था 822 IA, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो देखा था एमसीक्यूज में, फर्स्ट क्वेश्चन था द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विल बी। किसी सर्कल पर अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया जाए, सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस सर्कल पर, तो कितनी मैक्सिमम टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप खुद देख लीजिएगा, एक टेंजेंट हम PA ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी टेंजेंट हम PB ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएगी किसी भी सर्कल पर जो हम ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। तो हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। The distance of point 7,3 from y axis, y एक्सिस से आपको डिस्टेंस बतानी है 7,3 की। तो अब देखिएगा y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होगा तो कितना जाएगा आंसर? 7 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 7 जो होगी वो y एक्सिस से डिस्टेंस होगी इस पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। तो थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है आपको इफ p sin थीटा इक्वल्स टू q cos थीटा, p sin थीटा q cos थीटा के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, आपको कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिएगा सबसे पहले p sin थीटा q cos थीटा के इक्वल लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं p sin थीटा इक्वल्स टू q cos थीटा, q cos थीटा। अब जरा यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा चाहिए, तो हम लिखते हैं साइन थीटा, ट्रांसपोज कीजिएगा कोस थीटा को राइट साइड लेफ्ट में, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू, राइट में क्यू था क्यू रहेगा, लेकिन ये पी कहाँ जाएगा? लेफ्ट में चला जाएगा अपॉन में, डिनोमिनेटर में। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा? टेन थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन पी। अब आप देखिएगा जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमें चाहिए कोसेक थीटा की वैल्यू। तो कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप देखें हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आपको चाहिए कोसेक थीटा में। अब देखिएगा दोनों में परपेंडिकुलर गिवन है, जो कोसेक है उसके डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि कोसेक के डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? क्यू आने वाला है। आंसर में डिनोमिनेटर में क्यू चेक करते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो आप देखिएगा पहला ऑप्शन ही है जिसमें डिनोमिनेटर में ओनली क्यू है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें? रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन क्यू हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो इस तरीके से कर लेंगे आप। अब 10 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो Q इसमें क्या होगा? परपेंडिकुलर, और P क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। यहाँ से हम PGT यूज करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू है P, तो P स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC की वैल्यू है Q, Q स्क्वायर होगा। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर जो AC की वैल्यू आई है वो आई है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर है? अब आप कोसेक थीटा को हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर रख सकते हो। हाइपोटेनस की वैल्यू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? क्यू है। तो यहाँ से आप सोल्व भी कर सकते हैं कंप्लीट, लेकिन इसी तरीके से आप सोल्व करके जाएं तो और बेटर रहेगा। यहाँ पर आपको गिवन है the value of tan 1 डिग्री, 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री will be। अब इसमें से आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखें, 1 से लेके 89 तक की वैल्यूज यहाँ पर दे रखी हैं। तो यहाँ पर 1 से 89 के बीच में आएगा 45 डिग्री दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम थोड़ा कन्वर्जन लिखेंगे। tan 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89। आप बताओ 90 में से अगर 89 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तब क्या बचेगा? tan 1 बचेगा, ओके, इंटू tan 2 की जगह लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस 88। तो 90 में से 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या बचेगा? 2 बचेगा।
ऐसे ही tan 3 को आगे लिख सकते हैं, ऐसे ही आगे हम लिखते जाएंगे। और बीच में क्या टर्म बचेगी, tan 45। उसके बाद आगे टर्म लिखते जाएंगे आप, और tan लास्ट में क्या है, tan 88 दे रखा है, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री, यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है। अब देखिएगा, आपने ASTC चार्ट अगर पढ़ा हो तो उसमें tan जो है वो किस में चेंज हो जाता है, कोट में चेंज हो जाएगा। तो tan की जगह जाएगा कोट 89 डिग्री, और tan 90 माइनस 88 की जगह जाएगा कोट 88 डिग्री। और इस तरीके से आप लिखेंगे tan 45 यहीं रहेगा, और इधर क्या जाएगा tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। ओके, अब देखिएगा कोट 89 को हम रेसिप्रोकल में लिखें तो 1/tan 89 लिखा जाएगा इसको, इंटू कोट 88 को भी 1/tan 88 लिखा जाएगा। अप टू क्या लिखेंगे हम, tan 45, और यहाँ पर क्या आएगा tan 88। ये सब मल्टीप्लाई में दे रखा, कोई साइन नहीं है तो इसलिए क्या आएगा बीच में इनके मल्टीप्लाई। tan 88 इंटू tan 89 है यहाँ पर ये, और tan 89 से ये वैल्यू 89 वाली रिड्यूस हो जाएगी। अब देखो सारी टर्म्स इसी तरीके से कैंसिल होती रहेंगी, राइट साइड वाली लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को कैंसिल करेंगी, बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म बचने वाली है, क्या आएगा tan 45। और tan 45 की जो वैल्यू आएगी वो आपको पता होगा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 आंसर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। If the roots of equation 3x square plus 5x minus q equals to 0 are equal, then the value of q will be। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर कीजिएगा। a की वैल्यू आप बताएं 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -q। क्लियर है, यहां लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करोगे आप तो क्या आएगा, आप a b c की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। ठीक है, a b c की ये तीनों वैल्यू आ गई हैं। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट में रखेंगे, क्योंकि क्या कहा है, रूट्स जो हैं इक्वेशन के आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब आप वैल्यू रखिएगा, b की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3, इंटू c की वैल्यू कितनी आई है -q, c की वैल्यू कितनी है -q इक्वल्स टू क्या आएगा 0। अब 5 स्क्वायर 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो 4 से पहले माइनस और q से पहले माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 12q इक्वल्स टू क्या आएगा 0। अब यहाँ से आप अगर 12q लिखेंगे तो इक्वल्स टू आएगा -25, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी -25/12। q की वैल्यू कितनी आ रही है -25/12। आंसर है ऑप्शन नंबर ए -25/12। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन 6 इज द 11th टर्म ऑफ AP -62 -59 7 10 विल बी, और बीच में डॉटेड लाइन है, यानी कि AP बीच में यहाँ पर -59 से और यहाँ तक 10 तक आपको रन कर रही है। तो सबसे पहला अगर ये AP है तो आप देखिएगा फर्स्ट टर्म A क्या है इसमें -62, और D क्या होता है A2 -A1, यानी कि कोई भी दो टर्म का हम डिफरेंस ले लेते हैं। A2 कितना है यहाँ पर -59, और -A1 कितना है -62। आप इसको सोल्व करेंगे, -59 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 62। 62 में से आप 59 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना बचेगा यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा D। तो D कितना आ गया है 3 आ गया है। आपसे पूछा 11th टर्म, या तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप यूज कीजिएगा, या 11th टर्म को आप डायरेक्ट ले सकते हैं a11 इक्वल्स टू a प्लस 10d, क्योंकि n माइनस 1 हो जाता तो ऑब्वियस में क्या बात हो जाएगा आपका 10d आ जाएगा, a प्लस 10d।
ए की वैल्यू बताइएगा क्या आएगा, -62 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 3, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे, -62 प्लस 10 3 जा 30, आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा दोनों को, कितना बचेगा -32 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें, आपको दे रखा है -32 ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा -32। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, 7 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इज इफ PE इक्वल्स टू 0.05, PE की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.05 दे रखी है, देन PE बार विल बी, तो PE बार की वैल्यू आपसे पूछे कि PE फॉर्मूला पढ़ा होगा कि PE बार इक्वल्स टू 1 माइनस PE। एक्चुअल में क्या होता है, यहां से आप लिख सकते हैं कि PE प्लस PE नोट, PE होता है प्रोबेबिलिटी और PE नोट होता है नोट प्रोबेबल, कोई भी आउटकम प्रोबेबल होगा नहीं। तो हमें PE बार की वैल्यू निकालनी, तो PE को राइट साइड में ले आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि PE बार इक्वल्स टू 1 माइनस PE। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा, 1 माइनस PE की वैल्यू क्या बना है 0.05। अगर आप 1 में से 0.05 को अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर 10 माइनस 5 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 9, और यहाँ पर आपको क्या आएगा 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.95। ऑप्शन नंबर कौन सा गिवन है आपको, ऑप्शन डी में ये गिवन है कि 0.95 आंसर आ जाएगा। यस। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन आउट एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग रेड बॉल विल बी। देखो एक बैग में 3 रेड बॉल है, कितनी है, एक बैग में 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, इनमें से एक बॉल को बाहर निकाला है, तो आपसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो निकाली गई बॉल है वो रेड बॉल होगी। ओके, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा रेड बॉल्स, या नंबर ऑफ रेड बॉल लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख लेते हैं सीधा रेड बॉल। रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी 3, ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स कितने हो जाएंगे 5, और टोटल बॉल लिखेंगे हम बैग में, टोटल बॉल्स इक्वल्स टू 8। ओके, अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम आपसे रेड बॉल पूछा है, तो रेड बॉल में आपको लिखना होगा 3 अपॉन टोटल आउटकम कितना है 8, तो 3 अपॉन 8 क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में गया हुआ है आपको 3 अपॉन 8, ठीक है। ये MCQs है, तो यहाँ पर आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही आप आइडिया लगाइए कि 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 बॉल्स टोटल हो जाएंगी, रेड पूछा है तो रेड कितनी हो जाएंगी 3, तो 3 अपॉन 8 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज इन फिगर DE पैरेलल BC, आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर जो DE दे रखी है वो BC के पैरेलल हो। ओके, देन द मेजर ऑफ CE, CE का मेजर पूछा है कि CE की वैल्यू बता दो। देखो आपको कुछ दे रखा है यहाँ पर कि AD की वैल्यू 1.3 गिवन है, DB की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर गिवन है, और AE की वैल्यू 1.5 गिवन है। आपसे सिर्फ ये वाली साइड पूछिए कि EC कितनी हो जाएगी, ये साइड, ठीक है। EC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, EC की वैल्यू क्या होगी। आप जब भी देखें किसी ट्राइंगल में 2 लाइनें पैरेलल दे रखी, एक लाइन के पैरेलल कुछ लाइन हमने कोई ड्रॉ करी है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये DE पैरेलल है BC, हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC बाय BPT। ये सिर्फ सॉल्यूशन का तरीका बता रहा हूं मैं, आप डायरेक्ट ही करेंगे, यहाँ पर लिखने की इस पे जरूरत नहीं थी MCQs में, लेकिन सॉल्यूशन में करने के लिए आ जाएगा तो आप इसी तरीके से करेंगे, ट्राइंगल ABC बाय BPT या यूजिंग BPT लिख सकते हो, BPT का यूज करके। क्या आता है BPT में, जो साइड है AD अपॉन DB, जो इन दोनों का रेशियो होगा, वही साइड AE अपॉन ECE का रेशियो होगा। देखो कैसे, AD अपॉन BD कर सकते हैं हम, नीचे से लिख रहे हैं इसको, BD इक्वल्स टू AE अपॉन, इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो CE, क्योंकि आंसर में हमें CE चाहिए इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर वैल्यू रखिएगा आप, AD की वैल्यू कितनी आई है, AD की वैल्यू है 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 अपॉन BD की वैल्यू कितनी है 3.9 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू
AE की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर अपॉन CE। CE अब हमें क्या चाहिए, CE की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो CE की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, CE इक्वल्स टू, देखो 1.5 तो यही रहेगा और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3.9 से हो जाएगा, 3.9 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा 1.3, नीचे आ जाएगा 1.3। अब देखो ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा यहाँ पर, और दोनों के बीच में डेसिमल, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हो, 13 3 जा 39, 3 टाइम्स। अब 1.5 का 3 से 15 3 जा 45 होता है, और बीच में डेसिमल है तो डेसिमल आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो CE की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी इसलिए 4.5 सेंटीमीटर क्या आ गई CE की वैल्यू। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, की तरफ पढ़ते हैं। और 10 क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन फिगर ट्राइंगल MNL, ट्राइंगल MNL आपको गिवन है, एंड ट्राइंगल PQR, ये दो ट्राइंगल आपको गिवन है। इसमें दे रखा है एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 70 डिग्री। देखो ये भी 70 डिग्री है, M और Q भी 70 डिग्री है, ठीक है। MN इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, MN कितना है 3 सेंटीमीटर गिवन है। ML इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, ML क्या है 4.5 सेंटीमीटर है। PQ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, PQ कितना है 2 सेंटीमीटर है। QR इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, QR क्या है 3 सेंटीमीटर। देन द फॉलोइंग करेक्ट विल बी, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, मतलब आपको इसमें से बताना सिमिलरिटी किसमें सही होगी, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, तो होंगे तो ऑर्डर क्या होगा। देखो आप 70 डिग्री एंगल तो आपको दोनों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक साइड 3 है और दूसरी साइड है 4.5 और दूसरी साइड है इधर 2, तो यहाँ पर हमें नहीं लग रहा कि दोनों साइडें क्या है सेम है। तो सेम नहीं है तो इसमें क्या होता है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो, ठीक है। ये साइड ली है MN, तो इसके अपॉन में हम क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं PQ ले लेते हैं। PQ इक्वल्स टू ML अपॉन क्या ले लेते हैं दूसरी साइड QR, ठीक है। अब MN की वैल्यू रख देते हैं हम इसमें, MN की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन PQ की वैल्यू कितनी है 2, शुड बी इक्वल्स टू ML की वैल्यू कितनी है 4.5 अपॉन QR की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको रिड्यूस कीजिएगा, 2 से 1.5 होगा और 3 से 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। देखो दोनों का ही रेशियो कितना आया 1.5 आया, यहाँ भी 1.5 यहाँ भी 1.5, यानी कि साइड का जो रेशियो आया वो सेम आया दोनों का, ठीक है। साइड रेशियो सेम है और एंगल आपको बीच में दिख रहा है इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब सिमिलरिटी का ऑर्डर कहाँ से आएगा ये देखो जरा, हमने लिखा है 3 के अपॉन में 2, 3 के अपॉन में क्या लिखा है हमने 2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और 4.5 के अपॉन में लिखा था 3, यानी कि पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा N से, N M और L, NML देखो कहाँ पर है, NML पहले में ही है, NML तीनों में ही NML है। उसके बाद यहाँ आ जाए, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे P से, क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर लिया था उधर, तो PQR, NML PQR कहाँ पर गिवन है आपको, ऑप्शन नंबर C में गिवन है। NML इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। ट्राइंगल NML इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके 11 में क्या गिवन है आपको, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर विल बी, एक स्फेयर का आपको सरफेस एरिया बताना है जिसका डायमीटर दे रखा है 1/2, तो डायमीटर जैसे आपको 1/2 दिया है, आपको इसके तुरंत से रेडियस निकाल लेती है, क्या होती है डायमीटर का हाफ होती है। डायमीटर है 1/2 और ये अपॉन में पहले से ही 2 दे रखा था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा आपका रेडियस। अब क्या करेंगे, हमें चाहिएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। देखो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो टोटल और कर्व सेम ही रहता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr², ठीक है 4πr²। तो 4πr की वैल्यू रख दीजिएगा, r की वैल्यू कितनी आएगी 1/4², 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। 4 से 4 रिड्यूस करेंगे, आंसर कितना आएगा π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखें तो
ऑप्शन नंबर बी में ऐसा गिवन है कि π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या गिवन है? एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। एक आर्क है सर्कल की जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस आपको गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर। एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री एट सेंटर, जो एंगल बना रही है वो सेंटर पर कितना बना रही है? 30 डिग्री। तो पहले हम लिख लेते हैं कि रेडियस कितनी है, आर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और जो एंगल है इसको हम थीटा मान लें तो थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आगे गुवन क्या गुवन है? द मीजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क विल बी, मीजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, आर्क की मीजर पूछी आपसे, तो आर्क की लेंथ पूछी। एक्चुअल में यहाँ एरिया नहीं पूछा है, मैक्सिमम मतलब जो आपसे एरिया ही पूछ लेता है। यहाँ पर क्या पूछा है? आर्क लेंथ। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होगा, आर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई, देखो सरकमफ्रेंस होती है 2πr, तो 2πr से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी, आर्क लेंथ। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई, देखो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन देखें तो सभी में पाई दे रखा है, तो पाई की वैल्यू ना रखें, ऐसे ही रहने दें इसको 2π, और रेडियस रख दीजिएगा कितना? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर पुट कीजिएगा वैल्यू को, 0 से 0 को हटाएंगे हम, 3 से 12 3 जा 36 आएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 2 से इस 2 को हटाइएगा, तो आंसर में सिर्फ क्या बचता है? पाई सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बचेगा? पाई सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको। ऑप्शन नंबर डी है जिसमें पाई सेंटीमीटर आंसर गिवन है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 13। The tangent PQ of a circle of radius 5 cm meets at a point Q on the line passing through the center O. If OQ 12 cm, then the measure of PQ will be. If OQ 12 cm, आपको OQ गिवन है 12 सेंटीमीटर। OQ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर गिवन है। देन द मीजर ऑफ PQ, PQ की मीजर आपको बतानी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। तो आपको यहाँ पर देखें, जो सेंटर से टेंजेंट पर हम रेडियस को मीट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो सेंटर से रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल जो P बनेगा ट्रायंगल OPQ में, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सॉरी राइट एंगल होगा 90 डिग्री, इसलिए ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? राइट एंगल। तो यहाँ पर हम PGT यूज करेंगे। PGT होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि हमें बेस की वैल्यू चाहिए, तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होगा। हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है 12 स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर कितना है? 5 स्क्वायर। ठीक है, 12 स्क्वायर 144 होता है, माइनस 5 स्क्वायर 25 होगा। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा दोनों को, बेस जो आया है वो √119 आया, क्योंकि बेस का स्क्वायर कितना आया था? 119, तो बेस आया हमारा √119। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है यहाँ पर? मीजर ऑफ PQ, तो PQ की वैल्यू ही कितनी आई है? √119, इसी की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में गिवन है √119 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यस, द HCF ऑफ नंबर्स 182 एंड 78 विल बी। 182 और 78 का HCF आपसे पूछा है, तो उसमें तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 182 का फैक्टर्स कर लेते हैं। 182 के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं? 2 लास्ट में है, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से, क्योंकि 13 7 1 जा 7 और 2 7 3 जा 21 और 13 आपका बचा हुआ फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पर है दूसरा 78, 78 के फैक्टर कीजिएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कौन से क्या फैक्टर आए हैं। नंबर है 182 और इसके फैक्टर आए हैं 2 × 7 × 13 होगा। और यहाँ पर दूसरा जो हमने लिखा है
वो है 78, इसके फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यहाँ पर 13 भी है नीचे। तो यहाँ पर इस तरीके से फैक्टर आए हैं। जब भी आपको HCF फाइंड करना होता है ना, तो कॉमन टर्म देखनी होती है। HCF जब भी फाइंड करेंगे कॉमन टर्म्स देखेंगे, दोनों में क्या कॉमन है 13, दोनों में क्या कॉमन है 2, ठीक है। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF इक्वल्स टू, इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा, वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13, कितना होगा 13 टू जा 26, आंसर कितना हो जाएगा भाई 26, ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन गिवन है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 3.5 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी बेस की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। इफ इट्स हाइट भी 8.4 सेंटीमीटर, यदि इसकी हाइट कितनी हो 8.4 सेंटीमीटर हो, दोबारा हम लिख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 3.5, सिलेंडर की बेस की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। इफ हाइट भी 8.4 सेंटीमीटर, यदि हाइट कितनी है 8.4 सेंटीमीटर है, देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी, तो इसका कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है। तो हम लिख लेते हैं जो वैल्यूज हमें गिवन है, बेस की रेडियस दे रखी है, ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी सिलेंडर की स्मॉल h लिख लेते हैं इसको हम 8.4 सेंटीमीटर, देन इट्स CSA ऑफ सिलेंडर, क्या चाहिए हमें CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA चाहिए। तो सिलेंडर का CSA आपको पता होगा, सिलेंडर में क्या होता है, देखो सरकमफ्रेंस होती है 2πr, और क्या हो जाता है साथ ही साथ हाइट और इंक्लूड हो जाती है इसमें, ठीक है। तो 2πrh क्या होगा CSA ऑफ सिलेंडर होगा। क्लियर, 2 पाई की वैल्यू नहीं है, देखो ऑप्शन में देख लेना एक बार जरूर, पाई की वैल्यू ऐसे ही रहने देनी है, आपको नहीं रखनी है। रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 इंटू हाइट कितनी है 8.4, हाइट कितनी दे रखी है आपको 8.4 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर लें, आप वो मल्टीप्लाई कीजिएगा 3.5 का 2 से, देखो 3.5 है, डबल करेंगे तो 7 हो जाएगा, पाई यहीं रहेगा, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8.4। अब आप उस 7 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 8.4 से, 7 का डबल 14, 7 4 जा कितना होगा 28, 28 का 2 यहाँ आएगा, और सॉरी 8 यहाँ आएगा, 2 कैरी होगा, डेसिमल यहाँ लगा देंगे, 7 8 जा 56 और 2 58, कितना आया 58.8 पाई, आंसर कितना आया 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है 58.8 पाई है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 60 डिग्री। देखो रेडियस दे रखी सर्कल की और एंगल दे रखा है, इट्स एरिया विल बी, अब से पूछा सेक्टर का एरिया, तो हम लिख लेते हैं डेटाज में क्या गिवन है, हमें गिवन है क्वेश्चन में रेडियस ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर थीटा, यानी कि जो एंगल है वो 60 डिग्री है। आपसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता होगा क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आप लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। थीटा की वैल्यू आप लिख लीजिएगा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू देखें एक बार ऑप्शन में, फिर से देखो पाई यहाँ पर गिवन है इसलिए पाई को ऐसे ही रहने दें आप, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू जो रेडियस है वो 4 है, 4 मल्टीप्लाई 4 क्योंकि आर स्क्वायर है, 0 से आप 0 को कैंसिल कीजिएगा, 6 6 जा 36, 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आंसर आएगा भाई 4 2 जा 8 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं 8 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा कुछ दे रखा है कि 8 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 17 क्वेश्चन नंबर।
द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0 विल बी। आपसे पूछा है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बता दो, इसमें क्या होगी। आप कंपेयर कीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। अब क्या पाते हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद करके जाना इसको अच्छे से। b की वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है। कितना आएगा, 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 बन जा 4। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है 5। ऑप्शन नंबर क्या है 5 डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर ऑप्शन में दे ही नहीं रखा भाई, तो यहाँ पर शायद ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। हम यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन बी को करेक्ट करके कि यहाँ पर आंसर क्या होगा 5 होगा। ठीक है। क्वेश्चन 18 इज सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर। 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर का क्या होगा, आपको सम बताना है। तो आप सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, पहले 4x स्क्वायर हाईएस्ट टर्म लिखेंगे मतलब पावर को, उसके बाद नीचे टर्म आ जाएगी क्या आएगी -4x स्क्वायर के बाद, अच्छा ज़्यादा ऊपर हो गया ये, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको, अब ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस तरीके से। अब हमें क्या चाहिए, इसमें रूट्स चाहिए, सम ऑफ रूट्स। तो हमें क्या चाहिएगा, पहले हम कंपेयर करेंगे ए बी सी की वैल्यू से। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 1 से हम कंपेयर करेंगे, और ए की वैल्यू क्या आएगी कंपेयर करके 4, बी की वैल्यू आने वाली है -4 और सी की वैल्यू जो आने वाली है वो है 1। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a। -b की वैल्यू है -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, माइनस माइनस क्या बनेगा +4/4। आंसर कितना आ जाएगा 1। क्या आया सम ऑफ रूट्स 1 यहाँ पर आया। भी इनको कैंसिल करोगे आप, क्या बचेगा, रिड्यूस करने पर 1 आंसर में बच जाएगा। क्लियर, सम ऑफ रूट्स ही पूछा था तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कि ऑप्शन क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स 1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला भी आप रख लेना है, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, साथ ही साथ क्योंकि कभी कभी प्रोडक्ट पूछ लेता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहाँ से c/a से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 में गिवन है आपको, देखो क्लास इंटरवल दे रखा है और इस तरीके से आपको डेटाज गिवन है कि सबसे पहले पूछा आपसे फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल विल बी, यानी कि इस टेबल का जो मीन होगा वो बताना है कितना होगा। तो मीन निकालना है हमें। इसमें मीन के लिए हमें जो डेटा गिवन है वो इस तरीके से गिवन है कि क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको बताना है मीन क्या होगा। तो यहाँ पर मीन निकालने के लिए आपको इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वैसे तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपकी प्रैक्टिस जो वो इसी तरीके से शायद होगी। क्लास इंटरवल को CI लिख रहा हूँ मैं और फ्रीक्वेंसी को लिख रहा हूँ F। ठीक है, CI आपको दे रखा है 0 to 10 और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 4 है, और CI दे रखा है 10 to 20, फ्रीक्वेंसी कितनी है 7। CI दे रखा है 20 to 30 और फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 5। CI दे रखा है 30 to 40, फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 8, और 40 to 50 आपको CI दे रखा है 40 to 50, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 6। अब हमें क्या निकालना है, XI चाहिए होता है सबसे पहले। यहाँ पर XI कितना होगा, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि इनके बीच में नंबर आएगा। तो 10 और 0 और 10 के बीच आता है 5, यहाँ पर 10 और 20 के बीच आएगा 15, यहाँ पर क्या आएगा 25, और यहाँ पर इन दोनों के बीच आएगा 35, इन दोनों के बीच आएगा 45। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो सभी में हम क्या कर सकते हैं, किसी नंबर को यहाँ पर मान सकते हैं, एज्यूम कर लेते हैं हम 25 को कि इसका मीन जो होगा वो 25 होगा। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम a इक्वल्स टू 25। अब उस कंडीशन में हमें क्या निकालना होता है, DI निकालते हैं हम। ठीक है, कितना हमने जो एज्यूम किया है उससे डिफरेंस कितना होगा DI होता है XI माइनस A, यानी कि XI में से जो हमने A एज्यूम किया उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। 5 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा -20 बचेगा,
15 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करो -10 बचेगा। यहाँ पर 25 माइनस 25 0, 25 35 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 बचेगा, और 45 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 बचेगा। ओके, अब देखो इन सभी में क्या 10 कॉमन आपको दिख रहा होगा, तो हम चलते हैं अब स्टेप डेविएशन की तरफ। h को एज्यूम कर लेते हैं कितना 10। अब हम निकालेंगे ui की जो वैल्यू होती है वो होती है di/h। ठीक है, यानी कि जो हमने एज्यूम किया है h, उसी से हमें डिवाइड करना होता है प्रत्येक टर्म को। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 10 से -2 आएगा, 10 से -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा और 2 आएगा। अब निकालेंगे हम fi ui। देखो fi क्या है 4, ये fi दे रखा है आपको 4 और 2, 4 2 जा -8, कितना आएगा -8। 7 और -1 का एक मल्टीप्लाई क्या है 7 1 जा -7। उसके बाद क्या आएगा भाई 5 0 का 0 आएगा मल्टीप्लाई, और 1 और 8 का मल्टीप्लाई क्या आएगा 8। उसके बाद है आपका 6 और 2 का मल्टीप्लाई आएगा 12। अब बारी आती है कि इनका समीशन निकाल लिया जाए, सम निकाल लिया जाए fi का, सॉरी fi का और किसका fi का, क्योंकि दे तो नहीं रखा है इसमें कि समीशन कितना है। तो fi का समीशन लिख लेते हैं, जोड़ करके इनको ऐड कीजिएगा। 7 + 4 कितना होगा 11, 11 + 5 कितना होगा 11 + 5 16, 16 + 8 कितना होगा 24, + 6 कितना होगा 30। तो समीशन fi जो आया है वो आया है 30। ठीक है, समीशन fi हमारा कितना आया भाई 30। थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं इसको, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब चाहिएगा हमें समीशन fi समीशन fi देखेंगे 7 + 8 कितना हो गया 15। तो 15 को आप क्या कर देंगे यहाँ से हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 8 तो यहाँ से चला जाएगा, ये देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा 5। ठीक है, अब जरा हम x बार का फॉर्मूला देखते हैं कि x बार निकालते कैसे हैं। ठीक है, x बार का फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन में a + समीशन fi ui अपॉन समीशन fi इंटू h। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिएगा। a की वैल्यू कितनी आई है आपकी 25, प्लस समीशन fi ui कितना आया है 5 अपॉन समीशन fi कितना है 30, मल्टीप्लाई जो h था हमारा कितना था 10। अब इसको रिड्यूस कीजिएगा 0, कितना आएगा 25 प्लस 3 से रिड्यूस करेंगे 5 को, तो 3 बन जा 3, 2 बचेगा और 20 होगा 3 6 जा 18। ठीक है, ये 6 6 6 चलता रहेगा इस तरीके से 1.6। आंसर कितना आया है 26.6, 26.666 ये इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि 6 6 यहाँ चलता जा रहा है, तो 26.6 आपका आंसर क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में देखें 26.66 हमारा आंसर आया है x बार, यानी कि इसका जो मीन आया है। ठीक है, कितना है 26.66। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब 20 क्वेश्चन। देखो 20 क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है, आपसे क्या पूछा है यहाँ पर फाइंड मीडियन क्लास। देखो इसमें ज़्यादा सोल्व नहीं करना हमें, फिर भी मीडियन क्लास चाहिए, तो मीडियन क्लास में CF निकाल करके हम मीडियन क्लास बता पाएंगे। फिर से सेम ही क्वेश्चन है उसी चैप्टर से स्टैटिक्स से, तो हम लिख लेते हैं इसको। क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है CI लिख लेते हैं यहाँ पर क्लास इंटरवल, और यहाँ फ्रिक्वेंसी है तो F लिख लेता हूँ मैं इसको। CI आपको गिवन है 0 to 10 और फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 8। CI गिवन है 10 to 20 और फ्रिक्वेंसी गिवन है 6। CI गिवन है 20 to 30, फ्रिक्वेंसी कितनी है 11। 30 to 40 फ्रिक्वेंसी कितनी है 30 to 40 फ्रिक्वेंसी 18, और 40 to 50 की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है 6। ठीक है, अब जब भी हमें मीडियन चाहिए होती है मीडियन क्लास, तो हमें निकालना होता है CI। आपको पता होगा CI कैसे निकाल लेते हैं हम भाई, इन दोनों का इनका सम करते रहते हैं फ्रिक्वेंसी का। पहले 8 में तो 8 ही रहेगा, लेकिन 8 में 6 ऐड करो, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14। 14 में आप 11 ऐड कीजिएगा, 14 + 10 24 + 1 25 आएगा। 25 में 18 को ऐड कीजिएगा, 25 में आप 18 को ऐड करेंगे, 25 और 10 35, 35 43 आएगा। 43 में आप 6 को ऐड कीजिएगा, 49 आएगा। ठीक है, 49 हमारा जो आया है लास्ट में ये टर्म हो जाती है हमारी
n। ठीक है, तो n कितना आया हमारा 49, तो हमें चाहिए होता है n/2। n/2 कितना आएगा 49/2। 49/2 कितना आएगा 24.5। ठीक है भाई, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8.5, 24.5 आया है। अब जरा देखें आप 24.5 है कहाँ पर, 24.5 है कहाँ पर भाई, 8 में तो नहीं होगा, 14 में भी नहीं होगा, 25 में भाई 14 से तो ज़्यादा होगा ना, तो इससे तो आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 24.5। तो आपसे पूछा है मीडियन क्लास क्या होगी, तो मीडियन क्लास आप देख पा रहे हैं, मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 20 to 30। ये आंसर हो जाएगा, मीडियन क्लास क्या होगा 20 to 30 ऑप्शन हो जाएगा इसमें मीडियन क्लास का। तो ऑप्शन नंबर आपको बी गिवन है, 20 to 30 इज मीडियन क्लास हियर। क्लियर। ओके, सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यू हमने 20 कर लिए हैं कंप्लीट। और इसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, इसमें है पहला क्वेश्चन, डू ऑल पार्ट्स। इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको सभी पार्ट्स यहाँ पर करने हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उससे पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x,5 एंड 2,-3 इज 17 यूनिट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर x,5 और 2,-3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 17 यूनिट है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी x की वैल्यू यहाँ आने वाली है। तो अब देखिएगा क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ और दो पॉइंट्स यहाँ पर ले लेते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। इस पर 2 पॉइंट्स हैं A और B, और यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं कि x और जो 5 होंगे ये पहले वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे x,5 A पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,-3। क्लियर। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 17 यूनिट्स। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आपको दिख रही है A से B तक की, ये है 17 यूनिट्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, AB। तो AB इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें x1, x2, y1, y2 की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होगी। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो पहली वाली वैल्यू है इसको x1 मान लीजिएगा, और जो पहली वैल्यू है y5 इसको y1 मानिएगा, और जो B पॉइंट पर है पहली वैल्यू को x2 और जो -3 है इसको y2। अब चाहो तो लिख भी सकते हो, यहाँ पर वैल्यू पहले लिख कर दिखा सकते हो, हम डायरेक्ट यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। सो अब देखिएगा, आपको जो AB की वैल्यू दे रखी है वो 17 यूनिट है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 17 है, इक्वल्स टू √। अब x2 की वैल्यू हम यहाँ से पिक आउट करेंगे। x2 की वैल्यू आप देख पा रहे हो 2 है। 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू आप देखिएगा -3 है, -3, और माइनस y1 की वैल्यू आप देख पा रहे हो 5 है। तो -3 - 5 स्क्वायर, और 17 इक्वल्स टू √। अब 2 और -x है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ यूज करेंगे, तब क्या आने वाला है 2 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x, 2ab होता है, प्लस 5 और 3 -8 स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर 17 की जगह 17 आएगा, इक्वल्स टू √। 2 स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x, और 8 का जो स्क्वायर होगा वो प्लस 64 होगा। अब क्या करेंगे, देखो एक साइड में √आ रहा है, दूसरी साइड में कोई √नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 17 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, और अब देखिएगा x स्क्वायर हम पहले लिख रहे हैं माइनस 4x उसके बाद, और क्या बचा है 4 और 64, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 68 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इसको सोल्व करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बनने वाली है, तो आप देखिएगा x स्क्वायर हम लिख रहे हैं -4x और प्लस 68,
अच्छा 17 का जो स्क्वायर होता है 289, लेकिन इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट साइड में तो -289 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर -4x, अब 289 में से 68 को सेपरेट करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी 9 - 8 1 बचेगा और 8 - 6 2 बचेगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। कितना आया है एक्स स्क्वायर -4x -221 इक्वल्स टू 0। अब हमें 221 के ऐसे फैक्टर्स करने होंगे जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होंगे वो 13 और 17 होंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर -221 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे 17 -13। तो 4 को हमने लिखा है 17 - 13 इंटू यहाँ पर x आ जाएगा -221 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। ओके, मैं इधर सोल्व कर ले रहा हूँ बाकी क्वेश्चन को। देखिएगा अब क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर -17x आएगा और -13x और माइनस आएगा 221 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट जो टू पार्ट्स हैं इनमें से क्या है, टू टर्म्स में से हम x कॉमन ले रहे हैं। x कॉमन लेने पे क्या बनेगा x -17 और -13 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x -17, सॉरी -13 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा +17 आएगा। कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पर, वही क्या हुआ है, माइनस आएगा 4x और माइनस आएगा 221। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यस चलो इसको कट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर देखिएगा, जब हम इनके फैक्टर्स कर रहे थे तो -17x प्लस यहाँ आएगा 13x। ओके, तो यहाँ पर हम +13 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x -17 इक्वल्स टू 0। आप देख पा रहे हैं x -17 कॉमन आ जाएगा, फिर से क्या बचेगा x +13 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देखिएगा x -17 की वैल्यू अगर 0 होगी तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, और अगर x +13 की वैल्यू 0 होगी तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13। तो x की यहाँ पर 2 वैल्यूज पॉसिबल आ रही हैं, एक तो 17 और एक क्या आ रहा है -13। तो ये दोनों ही वैल्यू होंगी क्या, क्योंकि आपसे क्या पूछा है कोऑर्डिनेट पूछे हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है, और कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 17 -13 आप यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द पॉइंट्स 1, 4, a, -2 एंड -3, 16 आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा। अब से इसमें पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं ये 3 पॉइंट्स होंगे जो कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पर, एक ही सीध में होंगे। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लेना है। पॉइंट ए ले लेते हैं और पॉइंट बी और पॉइंट पी को कोलिनियर मान लेते हैं यहाँ पर, कि पी जो पॉइंट होगा वो इसी रेखा पर होगा ए बी लाइन पर। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1, 4, 1, 4। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a, -2, a, -2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, 16, -3, 16। एज्यूम कर लेते हैं जो पॉइंट P है वो इन यानी कि AP और BP को किस रेशियो में डिवाइड करता है 1:k, 1:k रेशियो में ये डिवाइड कर देता है। तो हम यहाँ पर इसको k एज्यूम कर लेंगे, और यहाँ पर जो पहली वैल्यू होगी इसको m1 एज्यूम कीजिएगा और k को क्या एज्यूम करेंगे m2। ठीक है, अब हम सेक्शन फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे a की वैल्यू। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है m1 के साथ x2 आएगा प्लस m2 के साथ x1 अपॉन m1 प्लस m2, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो m1 के साथ y2 आएगा प्लस m2 के साथ y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं, और ये क्या दिखाएगा जो पॉइंट है जो इसको बीच में से क्या कर रहा है अलग अलग डिवाइड कर रहा है कितने रेशियो में p x, y, इस कोऑर्डिनेट को ये दिखाता है। ओके, तो इसके लिए हमें m1 m2 हमने बता दिया। m1 की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी 1
और m2 की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, k। m1 m2 की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए x1 x2 y1 y2 की वैल्यू। तो x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 16। तो कंपेयर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, देखो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, -2। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को हम लिख देते हैं a, -2 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू आप देख पा रहे हो 1 है, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू आप देख पा रहे हो -3 होगी, प्लस m2 की वैल्यू चाहिए कि हमें यहाँ पर ये देखिएगा आप, m2 की वैल्यू कितनी आएगी k, इंटू x1 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन m1 प्लस m2 चाहिए, m1 कितना होगा 1 प्लस m2 कितना होगा k, कॉमा m1 की फिर से वैल्यू चाहिए कि 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी होगी 16 प्लस m2 की वैल्यू है k इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन m1 प्लस m2 की वैल्यू फिर से चाहिए कि तो 1 प्लस k लिखेंगे, क्योंकि दोनों साइडों में m1 प्लस m2 ही था। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। a, -2 इक्वल्स टू -1 का 3 से मल्टीप्लाई -3 प्लस k अपॉन 1 प्लस k 1 प्लस k, 16 1 जा 16 प्लस 4k अपॉन 1 प्लस k। देखो हम पहले कंपेयर कर रहे हैं y कोऑर्डिनेट को, यहाँ पर -2 है y कोऑर्डिनेट में और यहाँ पर कितना है 16 प्लस 4k अपॉन 1 प्लस k। तो कंपेयर करिएगा, कंपेयर करने पर क्या मिलेगा हमें, -2 इक्वल्स टू 16 प्लस 4k अपॉन 1 प्लस k। ओके, हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का 1 से मल्टीप्लाई -2 और -2k इक्वल्स टू 16 प्लस 4k। ओके, -2k और k वाली टर्म को लेफ्ट साइड में ले आए, -2k -4k इक्वल्स टू 16 और ये -2 को राइट साइड में लाओगे तो +2 हो जाएगा, -2 -4 -6k इक्वल्स टू 16 + 2 18। तो यहां से जो k की वैल्यू आ रही है वो k की वैल्यू कितनी आ रही है, k इक्वल्स टू 18 अपॉन -6, 6 3 जा 18, 3 टाइम रिड्यूस होगा और जो k की वैल्यू बनेगी वो आएगी -3। k की वैल्यू कितनी आई है -3। इक्वेशन इसको फर्स्ट लीजिएगा आप। और अब हम यहाँ पर कर रहे हैं आगे सॉल्व इस क्वेश्चन को, और जो हम अब किसकी कंपेयर करेंगे, y को x कोऑर्डिनेट की। x कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हो a है और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में क्या है -3 प्लस k अपॉन 1 प्लस k, इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं। तो a इक्वल्स टू क्या होगा -3 प्लस k अपॉन 1 प्लस k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखेंगे k की, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल्स टू -3 और -3 आ जाएगी k की वैल्यू, आप देख पा रहे हो इक्वेशन फर्स्ट में, अपॉन 1 प्लस k की वैल्यू कितनी है -3। तो -3 यहाँ हम यूज कर रहे हैं। तब a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -6 अपॉन 1 -3। तो कितनी आ जाएगी -6 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2 3 जा 6। जो a की वैल्यू आ रही है वो कितनी आई है 3, और यही आंसर होगा क्योंकि a की ही वैल्यू आपसे पूछी गई थी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3 a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा कि आपसे पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a या फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। सी पार्ट में दे रखा है, आपको प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये पूरे के अपॉन में था कोस थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू था 2 सेक थीटा। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखें तो आप इसमें LHS और RHS को सोल्व करके दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले LHS को सोल्व कर रहे हैं। क्लियर।
अगर एलएचएस को सोल्व करके आरएचएस आती है तब तो ठीक है, वरना फिर आरएचएस को भी सोल्व करके दोनों को इक्वल प्रूफ करना होगा। फर्स्टली वी हैव टू सोल्व एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। So left hand side is 1 plus sin theta upon cos theta plus cos theta upon 1 plus sin theta। देखो साइन और कोस बेसिक फॉर्म में है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा इनका, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। फ्रैक्शन आप सोल्व कर रहे हो तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, प्लस 1 प्लस साइन थीटा हट जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, कोस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, कोस थीटा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा 1 प्लस साइन थीटा आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और x प्लस वाई होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर आपको गिवन है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ओके, फिर यहां सोल्व कर लेते हैं आगे क्वेश्चन को। देखिएगा 1 प्लस दूसरा जो आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा के साथ हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या बच गया यहाँ पर 2 साइन थीटा, तो प्लस 2 साइन थीटा लिखिएगा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे हम 1 और देखो साइन स्क्वायर थीटा और जो कोस स्क्वायर थीटा का सम होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने आइडेंटिटी फर्स्ट की थी यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं इसकी जगह पर, प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब देखिएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे 2 कॉमन लीजिएगा, क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आप देख पा रहे हो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम कर लेते हैं इसको आगे, क्या बचेगा इक्वल्स टू 2 अपॉन कोस थीटा, और बताओ कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा। यही तो आरएचएस है, यही तो क्या है आरएचएस, यही प्रूव करना था, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हैंस प्रूव्ड, आप लिख सकते हो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आप सॉल्यूशन देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा और इसकी आपको क्या चाहिएगी, मीडियन चाहिए। क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैं इस टेबल को दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है। क्लास इंटरवल को शॉर्ट में लिख रहे हैं हम CI और फ्रीक्वेंसी को लिख रहे हैं स्मॉल f, ठीक है। CI गिवन है 0 to 10, फ्रीक्वेंसी है 6, CI गिवन है 10 to 20, फ्रीक्वेंसी है 9, CI गिवन है 20 to 30 और CI गिवन है 20 to 30, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 20, 30 to 40 CI गिवन है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 15 और 40 to 50 CI गिवन है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। ओके, क्लास इंटरवल हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गई है। अब हमें चाहिएगी मीडियन। ध्यान रखना जब भी मीडियन की जरूरत पड़े तो हमें जरूरत पड़ती है CF की। किसकी? CF हम फ्रीक्वेंसी को अल्टरनेट ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या आएगा, 6 की जगह CF में 6 ही रहेगा। 6 प्लस 9 आपको करना है, 6 प्लस 9 हो जाएगा 15, 15 प्लस 20 हो जाएगा 35, 35 प्लस 15 होगा 50, 50 प्लस 9 होगा 59। ओके, जो लास्ट में वैल्यू आती है CF में वो होती है N। क्या होती है वो वैल्यू? N की वैल्यू होती है, तो हम इसको N कंसीडर करेंगे। N की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है?
9। अब हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो चाहिए होती है n/2। कितना होगा 59/2, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 29.5 किसकी वैल्यू आई है, n/2 की वैल्यू आई यहाँ पर 29.5। n/2 आ गया हमारे पास। ओके, पहले हम क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि जरूरत किस किस की पड़ने वाली है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, L, स्मॉल l हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारे पास n/2 तो आ चुका है, ठीक है। अब हमें चाहिएगा कि यहाँ पर मीडियन क्लास क्या होगी, ठीक है। मीडियन क्लास देखो 29.5 क्या है, n/2 है, तो अगर हम देखें तो 6 में तो होगा नहीं 29.5, 15 में भी नहीं होगा, इससे भी ज़्यादा है वैल्यू 29.5 की, तो वैल्यू होगी किसमें, 35 में होगी 29.5 की वैल्यू। क्लियर है। तो सी एफ को आप देखते रहना, जहां पर ये वैल्यू आएगी मतलब इससे कम ना हो, चाहे इससे ज़्यादा वाले उसमें चला जाए, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी मीडियन क्लास वो ये हो जाएगा 20 से 30 वाली क्लास मीडियन क्लास होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है, जो एल की वैल्यू आएगी वो 20 आएगी, लोअर लिमिट होती है तो एल हो जाएगा 20, और जो एच होगा वो इनका डिफरेंस होता है, 30 माइनस 20 कितना आएगा, 10 आएगा एच। और क्या चाहिएगा हमें, n/2 आ गया। सी एफ देखो फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर जो सी एफ है ये आ जाएगा 15, सी एफ कितना आएगा 15, सी एफ इक्वल्स टू 15 होगा, और जो फ्रीक्वेंसी है वो यही आएगी मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, एफ कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में रख देते हैं, और जो वैल्यू हम मीडियन की वो निकाल लेते हैं। एल की वैल्यू है 20, रख दीजिएगा यहाँ पर, एल की वैल्यू 20 है, प्लस n/2 की वैल्यू आप देखें 29.5 है, माइनस सी एफ की वैल्यू है 15, अपॉन एफ की जो वैल्यू आई है वो आई है 20, मल्टीप्लाई जो एच की वैल्यू है वो कितनी आई है 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 20 प्लस 29 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करें तो 15 और 14 कितने होंगे 29, यानी कि 14.5 यहाँ पर वैल्यू आई है, अपॉन करना है 2 से इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना होगा 20 प्लस 2 7 जा 14, डेसिमल लगाएंगे 2 2 जा 4 और 1 बचेगा 2 5 जा 10। तो जो आंसर आया हमारा मीडियन वो आया है 27.25, मीडियन क्या आई है 27.25, ये हमारा आंसर आया फाइनल। क्लियर। अब देख सकते हैं सॉल्यूशन को दोबारा से चाहें तो इस तरीके से हमारा जो आंसर इसमें मीडियन आई है वो आई है 27.25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर 92 एंड 510। तो एलसीएम के लिए कहा है, वैसे हम डायरेक्ट ही ना करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ सोल्व कर रहे हैं। देखो 92 वैसे लिखा कुछ है नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो आप, 92 के फैक्टर्स लिखेंगे और 510 के हम फैक्टर्स लिखेंगे। 92 के और 510 के हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर्स लिखेंगे। तो पहले 92 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 92 के क्या फैक्टर्स होंगे, 92 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से फिर डिवाइड कीजिएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 प्राइम नंबर है 23 से ही रिड्यूस होगा। ऐसे ही 510 के अगर फैक्टर्स करने हैं तो आप देखें 510 के क्या फैक्टर आने वाले हैं। 510 के जो फैक्टर्स होंगे हम इसको 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं पहले। 2 2 जा 4 और 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 10 12, यानी कि 3 से रिड्यूस होगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से रिड्यूस होगा, 5 17 जा 85, और 17 से रिड्यूस होगा, 17 प्राइम नंबर, इसलिए 92 के जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, और जो फैक्टर्स आए हैं 510 के वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। देखो वैसे तो आपको जो मैक्सिमम यानी कि जो ग्रेटर नंबर होती है उसके सारे फैक्टर्स लिख करके वो फैक्टर्स लिखने होते हैं जो नहीं थे इस वाले नंबर में, ठीक है, बड़े वाले नंबर। लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कॉमन लेकर के करना है, जो दोनों में कॉमन है, जैसे 2 और 2 इसको सिंगल टाइम लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करते हुए। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर इनका एलसीएम, दोनों का क्या लिख रहे हैं यहाँ पर एलसीएम ऑफ 92 एंड
10 कितना होगा, देखो ये 2 दोनों में कॉमन है तो 1 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या जो भी बचा सारी टर्म्स लिख दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ये सारी टर्म्स बची हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, 17 6 से 102 होते हैं और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 23 का 0 में मल्टीप्लाई किया जाए 23 2 जा 46 और 23 बन जाए क्या आएगा 23, तो आंसर कितना आ जाएगा 23460 एलसीएम होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 23460 एलसीएम हियर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, √3 एक इरेशनल नंबर है ये प्रूफ कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अपोजिट ही एज्यूम कर लेंगे, लेट √3 is a rational number, √3 is a rational number, हमने √3 को रेशनल नंबर मान लिया या एज्यूम कर लिया है। क्लियर, अगर इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया है तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको रेशनलाइजेशन फॉर्म में लिखने वाले हैं, लेट या फिर √3 इक्वल्स टू P अपॉन Q एज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये आपको पहले से पता है। तो वेयर P, Q आर को-प्राइम इंटीजर्स, P, Q आर को-प्राइम इंटीजर्स, हमने यहाँ पर इन दोनों को को-प्राइम इंटीजर्स लिया है, INT, अच्छा इंटीजर्स, दोनों क्या है को-प्राइम इंटीजर्स है। क्लियर है, तो हमने इनको दोनों को क्या लिया है को-प्राइम इंटीजर्स, और Q की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो को-प्राइम इंटीजर्स होते हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो अदर देन 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 ही एक फैक्टर होगा जो कॉमन हो सकता है इनमें। क्लियर है, अच्छा अब क्या करने वाले हैं, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P हो जाएगा P इक्वल्स टू √3Q। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का स्क्वायर करने पर, स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा, P स्क्वायर इक्वल्स टू √3Q स्क्वायर। अब दोनों साइडों में जैसे ही आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हो क्या आएगा, P स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर, ये क्या बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट बनेगी यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर जो P स्क्वायर के फैक्टर आए हैं 3 इंटू Q आए हैं, मीन्स क्या हो गया, हेयर 3 is a factor of, here 3 is a factor of P square by theorem से देखें हम तो 3 is also a factor of, 3 is also a factor of P। 3 अगर P स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 किसका फैक्टर होगा, P का भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर 3 क्या होगा, एक फैक्टर होगा P स्क्वायर का, 3 हमने लिखा ना, 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P। अगर 3 P का एक फैक्टर है तो क्यों ना हम P को ही किसी अलग टर्म में मान लिया जाए, लेट P इक्वल्स टू 3R, क्योंकि 3 इसका एक फैक्टर है तो हमने P इक्वल्स टू 3R एज्यूम कर लिया। फिर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर भी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं क्या मिलेगा हमें, P स्क्वायर इक्वल्स टू 3R होल स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल्स टू 3R होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, P स्क्वायर इक्वल्स टू 9R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यूज कीजिएगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या दे रखा था आपको, कि जो वैल्यू थी P स्क्वायर की वो किसके इक्वल थी, 3, तो 3 इज ऑल्सो
अ फैक्टर ऑफ क्यू। अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या कहा था कि 3 जो है वो किसका फैक्टर है, पी स्क्वायर का, और इक्वेशन सेकंड में कह रहे हैं कि 3 किसका फैक्टर है, क्यू स्क्वायर का। आप देख पा रहे हो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही 3 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, क्या लिखेंगे, 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 3 is a common factor of P and Q both, P and Q both. So P and Q cannot be co-prime integers, cannot be co-prime इंटीजर्स। P एंड Q को प्राइम इंटीजर्स नहीं हो सकती हैं, क्योंकि क्या आ रहा है, दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और जबकि को प्राइम इंटीजर में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है। बट वी अज्यूम्ड दैट, हमने क्या अज्यूम किया था, P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर्स, हमने एज्यूम किया था ये दोनों को-प्राइम इंटीजर्स होंगी। ओके, अगर ये दोनों को-प्राइम इंटीजर्स होंगी, लेकिन हम यहाँ पर क्या करें कि दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, इस कारण से को-प्राइम इंटीजर्स नहीं हो सकते। दिस contradiction occurred due to our wrong assumption। भाई हमने जो माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, ये गलत था हमारा मानना, क्योंकि हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण ये कंट्राडिक्शन क्या हुआ है, अकर हुआ है। कौन सा रॉन्ग एजम्पशन था, दैट, जो रॉन्ग एजम्पशन था उसको लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या रॉन्ग एजम्पशन था, दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल मान लिया था, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, hence we can say that √3 is an irrational number। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा।